हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारे संविधान की क्लास 45 है और आज हम इस क्लास में हमारे संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से संविधान संशोधन होता है और कितने तरीके से या कितने ऐसे तरीके हैं जिनसे संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी कहते हैं। संविधान संशोधन आपका अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 के अंतर्गत आता है। संविधान संशोधन आपका भाग 20 में इसका उल्लेख है। भाग 20 में आपका संविधान संशोधन है और ये अनुच्छेद 368 में आता है। उसके बाद संविधान संशोधन का जो प्रावधान लिया है वो आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया हुआ है, साउथ अफ्रीका से इसका प्रावधान लिया हुआ है। उसके बाद आता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है, संविधान संशोधन जो होता है वो आपके किसी भी सदन में, जो हमारे दो सदन हैं राज्यसभा और लोकसभा, ये आपका किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, परंतु दोनों सदनों में ये 2/3 बहुमत के साथ पारित होना चाहिए। उसके बाद आता है कि संविधान के आधारभूत अभिलक्षण हैं कुछ ऐसे संविधान के ऐसे विषय हैं जिन पर आपका संशोधन नहीं किया जा सकता। वो हैं आपके संप्रभुता, भूभाग्य अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा, शासन की संसदीय प्रणाली। ये संविधान के आधारभूत अभिलक्षण हैं और इनमें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता। उसके बाद आता है कि अनुच्छेद 368 के तहत दो प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। वो है आपके, एक है आपका संसद के विशेष बहुमत द्वारा, मतलब हमारा जो संसद है, संसद के जो आपके दोनों सदन हैं लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से बिल पारित होना चाहिए। मतलब अगर ये लोकसभा में जा रहा है पहले तो 2/3 बहुमत से पारित हो, उसके बाद राज्यसभा में जाता है उधर भी आपका 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। अगर ये दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो आपका संशोधन हो जाता है। दूसरा आता है आपका राज्यों का बहुमत, मतलब संसद के संसद के 2/3 बहुमत के साथ साथ जो हमारे 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में से आपके 50% राज्य प्लस में 1, मतलब 15 राज्यों में आपका ये बिल, जो भी आपका विधेयक जाता है वो आपका कम से कम 15 राज्यों में पारित होना चाहिए। अगर ये आपका केंद्र की संसद और राज्य की विधानसभा व विधान परिषद में पारित होना चाहिए। अगर ये दोनों में पारित हो जाता है तो आपका जो बिल होता है वो आपका एक्ट बन जाता है। उसके बाद कुछ ऐसे आपके संशोधन होते हैं जो आपके अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आते, जिन्हें हम साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन होता है। जिन विधेयकों में साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन होता है वो आपके अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आते, और वो टॉपिक हैं, वो विषय हैं आपके जो साधारण बहुमत से पारित होते हैं। वो हैं आपके अनुच्छेद 2 और 3। जो हमारा अनुच्छेद 2 और 3 है उनमें अगर कोई भी बदलाव होता है या नए राज्यों में, सीमा क्षेत्र में, तो वो आपके साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन उनमें होता है। फिर आता है आपका अनुच्छेद 73। अनुच्छेद 73 सब आर्टिकल 3 में अगर राज्यों की शक्तियों में कोई बदलाव किया जाता है तो वह आपका साधारण बहुमत से पारित होता है। फिर आता है अनुच्छेद 100। आर्टिकल 100 सब आर्टिकल 3 में आपकी संसद की जो गणपूर्ति है उसके लिए साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन किया जाता है। फिर आता है आपका जो हमारी सेकंड अनुसूची है, सेकंड अनुसूची में अगर कोई परिवर्तन होता है तो वो आपका साधारण बहुमत में आता है। फिर है आपका अनुच्छेद 105। आर्टिकल
105 सब आर्टिकल 3 में अगर कोई बदलाव होता है तो वो आपका साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन किया जाता है उसमें। फिर आता है आर्टिकल 106। आर्टिकल 106 में संसद के सदस्यों के वेतन से संबंधित अगर कोई बदलाव होता है तो वो आपके साधारण बहुमत के द्वारा उसमें संशोधन किया जाता है। फिर आता है आर्टिकल 118 सब आर्टिकल 2। इसमें आपके विधि के निर्माण में अगर कोई बदलाव किया जाता है तो वो आपका साधारण बहुमत में आता है। फिर है आपका आर्टिकल 120 सब आर्टिकल 3 और इसमें आपका संसदीय भाषा है। संसदीय भाषा में अगर कोई बदलाव किया जाता है तो आपका साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन पारित होता है। फिर आता है आपका अनुच्छेद 124। आर्टिकल 124 सब आर्टिकल 1 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों में परिवर्तन। अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों में परिवर्तन किया जाता है तो वह आपका साधारण बहुमत से किया जाता है, ना कि अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। फिर आता है आपकी अनुसूची। आपकी 5th और 6th 5वीं और 6ठी अनुसूची में अगर कोई संशोधन किया जाता है तो वो भी आपका साधारण बहुमत के द्वारा किया जाता है, ना कि अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। फिर आता है आपका अनुच्छेद 169। आर्टिकल 169 में विधान परिषद के निर्माण व समाप्ति में अगर निर्णय लिया जाता है तो वो भी आपका साधारण बहुमत से लिया जाता है। फिर आता है निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण में संशोधन, तो ये भी आपका साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन किया जाता है। फिर आता है नागरिकता की प्राप्ति व समाप्ति, जो हमारा भाग 2 है। हमारे भाग 2 में आपकी नागरिकता का उल्लेख है, जो नागरिकता हमने इंग्लैंड ब्रिटेन से ली हुई है। अगर नागरिकता की प्राप्ति व समाप्ति में कोई भी बदलाव किया जाता है तो वो आपका साधारण बहुमत से किया जाता है, ना कि अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। फिर आता है यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्रीय शासित प्रदेशों से संबंधित अगर कोई प्रावधान किया जाता है तो वो भी आपका साधारण बहुमत से किया जाता है। ये जो हमारे सारे टॉपिक हैं, ये जो हमने अभी देखे हैं, अनुच्छेद 2, 3 और ये आपकी 2nd अनुसूची है और ये आपके जितने भी हमने अभी पढ़े हैं, इन सब में अगर कोई संशोधन किया जाता है तो वो आपका साधारण बहुमत से किया जाता है, ना कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जाता है। फिर आता है आपका कि अनुच्छेद 368 के तहत जो संशोधन किए जाते हैं वो आपके 2 प्रकार से होते हैं। पहला है आपका विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। विशेष बहुमत मतलब संसद में विशेष बहुमत प्राप्त करना। कोई भी अगर विधेयक पारित हो रहा है या कोई भी अगर विधेयक किसी भी संसद के सदन में आपका पेश किया जाता है तो उसे उस संसद में 2/3 बहुमत से 2/3 बहुमत से वो उस सदन में पारित होना चाहिए। उसके बाद वो आपका दूसरे सदन में आ जाता है और दूसरे सदन में भी वो आपका 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। अगर दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से वो विधेयक पारित हो जाता है और राष्ट्रपति अपनी मंजूरी दे देता है तो वो जो हमारा एक्ट है, जो हमारा बिल है, वो बिल आपका क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाता है। संविधान के जो ज्यादातर संशोधन हुए हैं या संविधान के ज्यादातर उपबंधों का संशोधन इसी प्रक्रिया से होता है। उसके बाद आता है कि जो हमारे मूल अधिकार हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, जो हमारे 6 मूल अधिकार हैं, उन 6 मूल अधिकारों में अगर कोई संशोधन किया जाता है तो वो संशोधन आपका विशेष बहुमत द्वारा ही किया जाता है। मतलब मूल अधिकारों में अगर कोई संशोधन हो रहा है, कोई भी विधेयक मूल अधिकारों से संबंधित किसी भी सदन में आ रहा है तो वो आपका विशेष बहुमत द्वारा ही उसका संशोधन किया जाएगा। उसके बाद आता है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, जो आपके भाग 4 में आते हैं, वो आपके अगर उनमें कोई भी बदलाव किया जाता है तो वो बदलाव आपका विशेष बहुमत द्वारा ही किया जाएगा। मतलब मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्वों में अगर कोई भी बदलाव किया जाता है तो वो आपका विशेष बहुमत द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद आता है कि वे सभी उपबंध
जो प्रथम व द्वितीय श्रेणियों से संबंधित नहीं हैं, उनमें इसी प्रक्रिया के द्वारा आपका संशोधन किया जाता है। उसके बाद आता है आपका विशेष बहुमत। मतलब विशेष बहुमत के साथ साथ आपके आधे राज्यों का बहुमत भी मिलना चाहिए। इधर आपका विशेष बहुमत था सिर्फ संसद से, परंतु हमारे कुछ ऐसे विषय भी होते हैं जो आपके केंद्र के साथ साथ राज्यों से भी संबंधित रखते हैं। तो आपके विशेष बहुमत मतलब लोकसभा प्लस में राज्यसभा प्लस में विधानसभा प्लस में विधान परिषद जो भी आपके होते हैं, उन सब में राज्यों में 50% से ज्यादा वो विधेयक पारित होना चाहिए। उसके बाद जो हमारे संघीय ढांचे होते हैं, संघीय ढांचे से संबंधित जो भी हमारे उपबंध होते हैं, उन उपबंधों में जो आपका विधेयक पारित किया जाता है वो आपका विशेष बहुमत व आधे राज्यों की संस्तुति द्वारा उसमें संशोधन किया जाता है। दूसरा आता है राज्यों के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं की जाती। मतलब जो इसमें हमारे राज्य हैं, जो आपके 50% राज्य हैं, पहले आपका संसद में पेश किया जाता है, उसके बाद वो राज्यों में पेश किया जाता है। परंतु जो राज्यों में जब पेश किया जाता है तो राज्यों के पास समय सीमा निर्धारित नहीं की जाती। ये नहीं कहा जाता कि आप 1 महीने में इस बिल को पारित करिए या 15 दिन में करिए। राज्य अपने हिसाब से इस पर फैसला लेते हैं और तब इसको पारित करते हैं। उसके बाद आता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल होता है, राष्ट्रपति के जो निर्वाचन होता है, जो चुनाव होता है, उस चुनाव में आपकी संसद प्लस में आपकी विधानसभा प्लस में दिल्ली और पौंडीचेरी आपकी भाग लेती है। तो अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कोई संशोधन किया जाएगा अनुच्छेद 54 के तहत, तो वो जो संशोधन किया जाएगा वो संशोधन आपका विशेष बहुमत द्वारा प्लस में आधे राज्यों के बहुमत से उसमें संशोधन किया जाता है। क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में आपके संसद के साथ साथ विधानसभा भी भाग लेती है और हमारे 2 केंद्रीय शासित प्रदेश जो दिल्ली और पौंडीचेरी हैं, उनकी विधानसभा की सीटों के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। उसके बाद आता है राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली। अनुच्छेद 55 के तहत अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली में कोई भी संशोधन किया जाता है तो वो आपका विशेष बहुमत प्लस में आधे राज्यों की संस्तुति द्वारा ही संशोधन किया जाएगा। फिर आता है आपके संघ की कार्यपालिका। हमारे जो संघ है, हमारा जो केंद्र है, केंद्र की जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका की जो शक्ति होती है, शक्ति के विस्तार अनुच्छेद 73 में दिया हुआ है। अगर इसमें कोई भी बदलाव किया जाता है, अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिकाओं की शक्तियों में अगर कोई भी बदलाव किया जाता है तो वो बदलाव आपका विशेष बहुमत द्वारा प्लस में आधे राज्यों के बहुमत से संशोधन पारित किया जाता है। फिर आता है आपका राज्य की कार्यपालिका शक्ति में विस्तार। अगर राज्य की कार्यपालिका शक्ति में विस्तार किया जाता है अनुच्छेद 162 के तहत और राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार में अगर कोई विधेयक आपका पेश किया जाता है संसद में, तो वो संसद के साथ साथ आधे राज्यों में भी पारित होना चाहिए। उसके बाद आता है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संशोधन। अगर आपके जो संघ राज्य क्षेत्र हैं उनमें अगर कोई संशोधन किया जाता है अनुच्छेद 241 के तहत, आर्टिकल 241 के तहत अगर संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कोई भी संशोधन किया जाता है तो वो संशोधन आपका विशेष बहुमत प्लस में आधे राज्यों के बहुमत के साथ पारित होना चाहिए। फिर आता है आपकी संघ की न्यायपालिका। संघ की जो हमारे न्यायपालिका है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये हैं, अगर इनमें जो ये भाग 5 में आते हैं, संघ की न्यायपालिका में अगर कोई भी संशोधन किया जाता है तो वो संशोधन आपका विशेष बहुमत प्लस में आधे राज्यों के बहुमत के साथ पारित किया जाना चाहिए। फिर आता है राज्यों के उच्च न्यायालय। जो राज्य के उच्च न्यायालय हैं भाग 6 में आते हैं, अगर इनमें कोई भी बदलाव किया जाता है या राज्यों के उच्च न्यायालय में आपका
कोई भी बदलाव होता है तो वो आपका विशेष बहुमत प्लस में आधे राज्यों के बहुमत के साथ पारित होता है वो विधेयक। फिर आता है संघ राज्य की विधायी संबंध। संघ राज्य की जो विधायी संबंध भाग 11 में है, और इसमें अगर कोई भी विधेयक आपका पारित किया जाता है संसद में, तो उस विधेयक को संशोधन बनाने के लिए आपका विशेष बहुमत व आधे राज्यों की संस्तुति द्वारा ही उसमें संशोधन किया जाएगा। फिर आता है संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित प्रावधान। अगर संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित कोई भी प्रावधान किया जाता है, मतलब अगर हमारी जो संसद है, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित अगर कोई भी विधेयक पारित किया जाता है या विधेयक आपके सदनों में पेश किया जाता है, तो वो ना सिर्फ संसद में बल्कि संसद के साथ साथ आपके आधे राज्यों के में बहुमत के साथ पारित होना चाहिए। फिर आता है आपकी 7वीं अनुसूची। हमारी 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है कि हमारा ऐसे कौन कौन से विषय हैं जो आपके केंद्र के पास रहेंगे, जो आपके राज्य के पास रहेंगे, और जिन विषयों पे आप पे केंद्र और राज्य दोनों ही फैसला लेंगे। तो हमारी जो पहली सूची आती है 7वीं अनुसूची के तहत, केंद्र और राज्य का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया है। पहली सूची है आपकी संघ सूची, जिस पे आपकी संसद फैसला करती है। दूसरी है आपकी राज्य सूची, जिस पर आपकी विधानसभा फैसला करती है। तीसरी है आपकी समवर्ती सूची, जिस पर आपकी संसद प्लस में राज्य विधानसभा फैसला करती है। तो जो भी ऐसे विधेयक होते हैं जिनमें आपके केंद्र के साथ साथ राज्य भी प्रभावित होता है, वो ज्यादातर विधेयक आपके विशेष बहुमत प्लस में आधे राज्यों की संस्तुति द्वारा ही संशोधन उनमें किया जाता है। तो उसी प्रकार 7वीं अनुसूची से संबंधित जो भी प्रावधान होते हैं, मतलब केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारा होता है, अगर उनमें कोई भी आपका संशोधन किया जाता है या उनसे संबंधित कोई भी अगर प्रावधान है, तो वो संशोधन आपका विशेष बहुमत द्वारा प्लस में आधे राज्यों के द्वारा किया जाता है। जो हमारा ये संविधान संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें आपके ये दोनों सदन और राज्यों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास पहुंचता है। अगर मतलब राष्ट्रपति इस पे पहले ये आपका बिल रहता है, अगर दोनों सदनों में और राज्यों में पेश हुआ है तो ये एक बिल विधेयक के तौर पर पेश किया जाता है। उसके बाद उसके एक्ट, जब राष्ट्रपति इस पे साइन कर देता है तो ये एक एक्ट बन जाता है। परंतु जो हमारा संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन में राष्ट्रपति इस पर साइन करने के लिए बाध्य रहता है, और वो बाध्य रहता है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल, जो हमारे 24वें संविधान संशोधन है, 24वें संविधान संशोधन 1971 के तहत ये प्रावधान है कि संविधान संशोधन में राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य रहेगा। राष्ट्रपति इसे वापस नहीं भेज सकता, इस पे अपने हस्ताक्षर करेगा ही। ये प्रावधान आपका 24वें संविधान संशोधन के द्वारा 1971 में करा गया था। उसके बाद अगर संविधान संशोधन के दौरान कोई भी दोनों सदनों में अगर कोई बहस हो जाती है, तो संविधान संशोधन में आपका जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक नहीं बुला सकता। मतलब आपका जो संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन से संबंधित राष्ट्रपति को संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे संविधान संशोधन की क्लास 1 थी। इसके हमारे 3 पार्ट आएंगे। आज हमने इसमें देखा कि कितने प्रकार से आपका जो संविधान संशोधन है वो पारित किया जाता है, और कौन कौन से ऐसे विषय हैं जो आपके विशेष बहुमत द्वारा पारित होते हैं, और जो आपके विशेष बहुमत प्लस में आधे राज्यों के द्वारा पारित होते हैं, और कुछ ऐसे आपके साधारण बहुमत के द्वारा भी पारित होते हैं जो आपके अनुच्छेद 368 के तहत पारित नहीं किए जाते, या अनुच्छेद 368 के तहत जिनको संविधान संशोधन नहीं किया जाता। तो थैंक यू।